So in the last video, we have defined the term normality of solution denoted by capital letter N. It is defined as number of gram equivalents of the solid present in 1 liter of the solution, और उसका यूनिट है ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। और नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अपन ने लिया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इसमें वॉल्यूम आने की वजह से ये नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन के टेम्परेचर पर डिपेंड रहती है। और सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर अपन ने बढ़ाया तो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी डिक्रीज होंगी, और टेम्परेचर कम किया तो नॉर्मेलिटी इंक्रीज होंगी। और सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला आपने लिया था मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। और इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट और ऑफ द सब्सटेंस उसकी डेफिनेशन इस प्रकार की है mass of the substance, mass of the solute that combines with or displaces 1.008 parts by mass of hydrogen or 8 parts by mass of oxygen or 35.5 parts by mass of chlorine। ये इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन है, लेकिन ये इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अलग अलग प्रकार के जो सब्सटेंसेस है उनके इक्विवेलेंट मासेस कैलकुलेट करने के लिए अपन ने अलग अलग प्रकार की फॉर्मूले ली थी। जैसे एसिड का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एसिड अपॉन इट्स बेसिसिटी। और एसिड की बेसिसिटी यानी एसिड के मॉलिक्यूल में के नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। बेस का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अपन ने लिया था मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपॉन इट्स एसिडिटी। और एसिडिटी ऑफ द बेस यानी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ बेस। सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए अपन ने फॉर्मूला लिया था मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्ट अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव और यूनिट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए अपन ने फॉर्मूला लिया था मॉलिक्यूलर मास अपॉन number of moles of electron gained by 1 mole of oxidizing agent, because oxidizing agent has tendency to gain electron and reducing agent has tendency to lose electron। Equivalent mass of reducing agent कैलकुलेट करने के लिए अपन ने फॉर्मूला लिया था मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय 1 मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट मासेस कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग प्रकार के फार्मूले हैं। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल। और इस पर से सॉल्यूशन की मोलरिटी और उसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी इन दोनों में का रिलेशनशिप डिराइव किया गया है। वो रिलेशनशिप आपको डायरेक्टली ध्यान में रखने का है, उसका डेरिवेशन ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं। कोई भी सॉल्यूशन फिर वो एसिड का रहो, बेस का रहो, सॉल्ट का रहो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रहो, रिड्यूसिंग एजेंट का रहो, उस सॉल्यूट के सॉल्यूशन की मोलरिटी इनटू n
यानी उसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, ये रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखने का है। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू n इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और यहाँ पर n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, कोई भी इंटीजर, n इक्वल टू 1 2 3 4 वगैरह। और n का मतलब अलग अलग प्रकार के सॉल्यूट के लिए अलग अलग। एसिड के लिए n का मतलब बेसिसिटी यानी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। बेस के लिए n का मतलब उसकी एसिडिटी। सॉल्ट के लिए n का मतलब नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ए सॉल्ट। अब जैसे मान लो अपन ने H2SO4 सॉल्यूशन लिया, H2SO4 सॉल्यूशन के बेसिसिटी यानी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स 2 है, तो H2SO4 सॉल्यूशन H2SO4 के लिए n की वैल्यू 2 हो गई। तो H2SO4 सॉल्यूशन की मोलरिटी इनटू 2 यानी उसी H2SO4 सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। अब मान लो अपने को एक H2SO4 सॉल्यूशन दिया है, उसकी मोलरिटी मान लो 0.1 है, तो उसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.1 इंटू 2 यानी उसी सॉल्यूशन की मोलरिटी रहेंगी 0.2। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने का है, विच गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सेम सॉल्यूशन। इतना अपन ने पिछले वीडियो में लिया था। अब जिस प्रकार की फॉर्मूले अपन ने मोलरिटी के लिए ली थी, उसी प्रकार की फॉर्मूले अपने को नॉर्मेलिटी के लिए भी लेने की। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला डाइल्यूशन के लिए, कोई भी एक पर्टिकुलर नॉर्मेलिटी का मान लो अपन ने सॉल्यूशन लिया है, एक्वियस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर, और उस सॉल्यूशन को अगर अपन ने डाइल्यूट किया, उसमें अगर अपन ने वाटर ऐड किया, मतलब उसका वॉल्यूम अगर अपन ने बढ़ाया, तो उसकी नॉर्मेलिटी कम होगी, क्योंकि नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट present in solution upon volume of solution in liter और डेसीमीटर क्यूब। और सॉल्यूशन को अगर अपन ने डाइल्यूट किया, उसमें अगर अपन ने वाटर ऐड किया, तो भी सॉल्यूशन में गए सॉल्यूट की क्वांटिटी यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स उतने रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। अगर अपन ने सॉल्यूशन का वॉल्यूम डबल कर दिया, तो न्यूमरेटर उतने रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर डबल हो जाएगा, तो रेशियो की वैल्यू पहले के आधी हो जाएंगी, यानी नॉर्मेलिटी पहले जितनी थी उसके हाफ हो जाएंगे। अगर अपन ने सॉल्यूशन का वॉल्यूम 3 टाइम्स बढ़ा दिया, 3 टाइम्स उसको ज़्यादा डाइल्यूट किया, तो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी इनिशियल के 1/3 हो जाएंगे। और इसी को एक फॉर्मूला के फॉर्म में दिया है, उसको अपन कहेंगे फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन। और वो जो डाइल्यूशन का फॉर्मूला है, वो डाइल्यूशन का फॉर्मूला इस प्रकार का है, N1V1 इक्वल टू N2V2। N1 यानी सॉल्यूशन की इनिशियल नॉर्मेलिटी बिफोर डाइल्यूशन, V1 यानी सॉल्यूशन का इनिशियल वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन, V2 यानी सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, और N2 यानी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आफ्टर डाइल्यूशन। अगर अपने को N1 मालूम है, V1 मालूम है, V2 मालूम है, तो ये फॉर्मूला यूज करके अपन N2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 0.1 है, और ये सॉल्यूशन मान लो अपन ने 100 ml लिया। 0.1 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन मान लो अपन ने 100 ml लिया, ये सॉल्यूशन की इनिशियल नॉर्मेलिटी और ये सॉल्यूशन का इनिशियल वॉल्यूम। और ये जो 100 ml सॉल्यूशन है, इसमें मान लो अपन ने 200 ml वाटर ऐड कर दिया, तो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 300 ml, ये सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम। और ये सॉल्यूशन पहले से ज़्यादा डाइल्यूटेड है,
तो ये जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है इसकी नॉर्मेलिटी यानी N2 ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला N1V1 इक्वल टू N2V2। यहाँ पर N1 की वैल्यू 0.1 लेना, V1 की वैल्यू 100 लेना, N2 अपने को कैलकुलेट करने का है। डाइल्यूशन के बाद में का वॉल्यूम 300 ml है, 300 इधर तो 0.1 इंटू 100 अपॉन 300 इक्वल टू N2, दो जीरोस कैंसल, 0.1 इंटू 1 दैट इज 0.1 इंटू अपॉन 3, 0.1 को अगर अपन ने 3 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 0.0333 एंड सो ऑन। ये होगी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। तो कोई भी पर्टिकुलर नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के बाद में उसकी नॉर्मेलिटी, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी आएंगी ये कैलकुलेट कर सकते हैं अपन बैठे बैठे बाय यूजिंग द फार्मूला N1V1 इज इक्वल टू N2V2। उसी प्रकार से दो या दो से ज़्यादा अलग अलग सॉल्यूशंस, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट सॉल्यूशंस हैविंग डिफरेंट नॉर्मेलिटीज। डिफरेंट सॉल्यूशंस का मतलब वो सॉल्यूशन डिफरेंट सॉल्यूट के भी हो सकते हैं या सेम सॉल्यूट के भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी नॉर्मेलिटीज डिफरेंट चाहिए। अगर अपन ने दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट सॉल्यूशंस हैविंग डिफरेंट नॉर्मेलिटीज कोई भी प्रपोर्शन में, यानी उनके वैल्यू अपन सेम भी ले सकते हैं डिफरेंट भी ले सकते हैं, कोई भी प्रपोर्शन में मिक्सअप किए तो जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला, ये फार्मूला इस टाइप का फार्मूला अपन ने मोलैरिटी में भी लिया था, उसी टाइप का फार्मूला है। नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर इज गिवन बाय फार्मूला N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 एंड सो ऑन। दो मिक्सअप किए तो ये फार्मूला यूज करना, तीन सॉल्यूशन मिक्सअप किए तो ये फार्मूला यूज करना, अपॉन पूरे मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम मैंने V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। मान लो एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, दूसरा फ्रुक्टोज का सॉल्यूशन है, और ये जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है इसकी नॉर्मेलिटी सपोज 0.1 है, और ये जो फ्रुक्टोज का सॉल्यूशन है इसकी नॉर्मेलिटी सपोज 0.2 है। नॉर्मेलिटी डिफरेंट चाहिए तो मिक्सचर की नॉर्मेलिटी इन दोनों से डिफरेंट आएंगी, इन दोनों के बीच में आएंगी। इनके वॉल्यूम अपन कितने भी ले सकते हैं। मान लो अपन ने इसका वॉल्यूम 100 ml लिया है और इसका वॉल्यूम मान लो 200 ml लिया। सपोज 100 ml of 0.1 normal glucose solution is mixed with 200 ml of 0.2 normal fructose solution। तो जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर में ग्लूकोज भी रहेगा फ्रुक्टोज भी रहेगा, इनके एक दूसरे पर कोई रिएक्शन नहीं होती, तो वो जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर की मोलैरिटी की नॉर्मेलिटी कितनी रहेंगी ये अपन ये फार्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नॉर्मेलिटी ऑफ दिस मिक्सचर विल बी इक्वल टू N1, इसको अपन N1 कंसिडर करेंगे, N1 इंटू V1 0.1 इंटू 100 यानी 10 प्लस N2 इंटू V2 यानी 0.2 इंटू 200 आएगा 40 अपॉन V1 प्लस V2 यानी 100 प्लस 200 यानी 300 आएगा 50 अपॉन 300 यानी 5/30 यानी 1/6, और 1/6 की वैल्यू 0.1666। तो इन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर की नॉर्मेलिटी 0.1 भी नहीं रहेंगी, 0.2 भी नहीं रहेंगी, 0.1 से ज़्यादा रहेंगी, 0.2 से कम रहेंगी, और इस मिक्सचर की नॉर्मेलिटी आएंगे 0.1666। तो MCQs के लिए ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना जरूरी है। Normality of the mixture of two or more different solutions having different normalities can be calculated by using the formula
N1V1 plus N2V2 plus N3V3 plus N4V4 and so on upon V1 plus V2 plus V3 plus V4 and so on. अब इसके बाद में और एक टर्म अपने को डिफाइन करने की है, फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन. फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर F. फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर F. वैसे ये भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका भी एक बार रेफरेंस आ सकता है, तो अपने को मालूम होना जरूरी है. फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन यानी क्या. और ये जो टर्म है फॉर्मेलिटी, ये जनरली आयोनिक सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं. सॉल्यूट अगर आयोनिक है तो आयोनिक सॉल्यूट के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जनरली फॉर्मेलिटी में एक्सप्रेस करते हैं. आयोनिक सॉल्यूट, आयोनिक कंपाउंड, जैसे सोडियम क्लोराइड को मान लो अपने वाटर में डिसॉल्व किया, तो सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं फॉर्मेलिटी में. सोडियम क्लोराइड ये आयोनिक कंपाउंड है. आयोनिक कंपाउंड यानी कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय आयोनिक बॉन्ड. और आयोनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कैटायंस और एनायंस रहते हैं और उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है. लेकिन आयोनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में, आयोनिक कंपाउंड में एक कैटायन एक एनायन नहीं रहेंगे, मिलियंस ऑफ कैटायंस और मिलियंस ऑफ एनायंस रहते हैं और उनकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहती है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. ये सॉलिड स्टेट का पार्ट है. अब सोडियम क्लोराइड ये आयोनिक कंपाउंड है. सोडियम क्लोराइड will contain Na positive and Cl negative ions. और सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है सॉलिड स्टेट में होगा आपका है. सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिया है उस चैप्टर में, उसमें यह बताया कि सोडियम क्लोराइड में लार्ज नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस और लार्ज नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस रहेंगे. लेकिन सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसमें एक Na पॉजिटिव आयन के आसपास में, एक Na पॉजिटिव आयन के आसपास में 6 Cl नेगेटिव आयंस, 6 Cl नेगेटिव आयंस एक Na पॉजिटिव आयन के आसपास में, एक इधर आएगा इस सामने और एक पीछे. एक Na पॉजिटिव आयन के आसपास में 6 Cl नेगेटिव आयंस रहते हैं. वैसे ही एक Cl नेगेटिव आयन के आसपास में 6 Na पॉजिटिव आयन रहते हैं. वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जब आएगा सॉलिड स्टेट में तब आपके समझ में आएगा. इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड each Na positive ion is surrounded by 6 Cl negative ions and each Cl negative ion is surrounded by 6 Na पॉजिटिव आयन. मतलब आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में ऐसे डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं रहते, लार्ज नंबर ऑफ कैटायंस और लार्ज नंबर ऑफ एनायंस रहते हैं. हर एक कैटायन के आसपास में नंबर ऑफ एनायंस रहते हैं और हर एक एनायन के आसपास में नंबर ऑफ कैटायंस रहते हैं. इसलिए ये जो आयोनिक कंपाउंड है इसके लिए अपने को टर्म यूज करने की है फॉर्मेलिटी. अब एक Na पॉजिटिव आयन के आसपास में 6 Cl नेगेटिव आयंस है और एक Cl नेगेटिव आयंस के आसपास में 6 Na पॉजिटिव आयंस है. लेकिन अपन ऐसा कंसिडर करते हैं कि एक Na पॉजिटिव आयन और एक Cl नेगेटिव आयन का एक मॉलिक्यूल बनता है. तो सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला है, सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला है वो अपन ऐसा लिखते हैं NaCl, एक Na पॉजिटिव आयन और एक Cl नेगेटिव आयन. इन दोनों को मिला के सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ऐसा अपन एज्यूम करते हैं. लेकिन एक्चुअली सोडियम क्लोराइड में each Na positive ion is surrounded by 6 Cl negative ions and each Cl negative ion is surrounded by 6 Na positive ion.
but the formula of sodium chloride can be written as NaCl. इसमें अपन ने एक Na पॉजिटिव आयन बताया, एक Cl नेगेटिव आयन बताया। ये हो गया सोडियम क्लोराइड का फार्मूला। और ये जो फार्मूला बताया है सोडियम क्लोराइड का, इसमें जितने एटम्स है बताए हुए है, इन सब एटम्स के एटॉमिक मासेस की टोटल यानी सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, तो इन दोनों की टोटल यानी 58.5। इसको अपन कहेंगे सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास, और इसको ग्राम में लिखेंगे अपन। तो सोडियम क्लोराइड का 1 फार्मूला मास यानी 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के 2 फार्मूला मासेस यानी 2 into 58.5 ग्राम। सोडियम क्लोराइड के 3 फार्मूला मासेस यानी 3 into 58.5 ग्राम। और सोडियम क्लोराइड के जितने फार्मूला मासेस 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे उसको अपन कहेंगे सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फार्मूला मासेस, मोलैरिटी की डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन नंबर ऑफ फार्मूला मासेस ऑफ द आयोनिक सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर आयनिक सॉल्यूट का एग्जांपल अपन ने लिया सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास है 58.5। इसको ग्राम में लिखना, उसको अपन कहेंगे 1 फार्मूला मास। तो सोडियम क्लोराइड का 1 फार्मूला मास है 58.5 ग्राम। 2 फार्मूला मासेस है 2 into 58.5 ग्राम। 3 फार्मूला मासेस है 3 into 58.5 ग्राम। तो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का 1 फार्मूला मास 2 into 58.5 ग्राम ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के 2 फार्मूला मासेस। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड का 1 फार्मूला मास यानी 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, तो उस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी 1 रहेंगे। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड के 2 फार्मूला मासेस यानी 2 into 58.5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, तो उस सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी 2 रहेगी। अगर सोडियम क्लोराइड के n फार्मूला मासेस यानी n into 58.5 ग्राम ऑफ NaCl 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उस सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी n रहेगी। सोडियम क्लोराइड का अपन एग्जांपल समझने के लिए लिया। सोडियम क्लोराइड के बजाय अपन लिखेंगे आयोनिक सॉल्यूट। तो आयोनिक सॉल्यूट के जितने फार्मूला मासेस, जितने नंबर ऑफ फार्मूला मासेस 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, डिसॉल्व रहेंगे, उसको अपन कहेंगे सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी। So formality of solution is defined as number of formula masses, number of formula masses of ionic solute present in 1 liter or 1 decimeter cube of solution। ये होगी फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन। और फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला जैसे मोलैरिटी के लिए, नॉर्मेलिटी के लिए, उसी प्रकार का फार्मूला फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय फार्मूला नंबर ऑफ formula masses, number of formula masses of ionic solute present in solution upon
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब. ये होगा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर F. अब ये जो न्यूमरेटर है, नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो फॉर्मेलिटी का यूनिट रहेगा नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर यानी पर लीटर लिखना. नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर यानी प्रेजेंट इन 1 लीटर या पर डेसीमीटर क्यूब. ये होगा यूनिट फॉर फॉर्मूला मासेस. फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन को यूनिट है. और यहाँ पर भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया जो टेम्परेचर पर डिपेंड है, इसलिए फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी. और टेम्परेचर का इफेक्ट वैसे रहेगा जैसा मोलरिटी में है, जैसा नॉर्मेलिटी में है. अगर अपन ने सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया तो उसमें के नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ द सॉल्यूट उतने रहेंगे, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ते जाएगा. जैसे जैसे अपन सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ते जाएगा, न्यूमरेटर उतने रहेगा. तो रेशियो की वैल्यू यानी फॉर्मेलिटी की वैल्यू कम कम होते जाएंगे. सो फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस with increase in temperature. This is the effect of temperature on formality of the solution. और सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब. और नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ आयोनिक सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला ये है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इट्स फॉर्मूला मास. जैसे अभी अपन ने लिया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास, उसका जो फॉर्मूला है उस पर से कैलकुलेट किया गया मास, लेकिन वो ग्राम में देना. सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास है 58.5 ग्राम. अब मान लो अपन ने सोडियम क्लोराइड इतना लिया है 5.85 ग्राम लिया. सोडियम क्लोराइड का मास अपन ने मान लो 5.85 लिया, तो 5.85 ग्राम यानी कितने फार्मूला मासेस होते ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला. सोडियम क्लोराइड का मास यहाँ पर दिया है 5.85 और इसका फार्मूला मास है 58.5, तो इन दोनों का रेशियो आएगा 0.1. तो 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड का 0.1 फार्मूला मास. तो नंबर ऑफ फार्मूला मासेस ऑफ आयनिक सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है मास ऑफ द सॉल्यूट आयनिक सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन फार्मूला मास ऑफ द आयनिक सॉल्यूट. यह टर्म आपको ध्यान में रखने की है जानकारी के लिए. बार इस पर क्वेश्चन वगैरह आ सकता है यानी एमसीक्यू. वैसे ये सिलेबस में नहीं है. So up till now we have discussed different ways for expressing concentration of the solution. पहले टर्म अपन ने डिफाइन की थी मास परसेंटेज. मास परसेंटेज हर एक कंपोनेंट का अलग अलग रहेगा. सॉल्यूट का अलग, सॉल्वेंट का अलग. दो अगर कंपोनेंट है तो 3 कंपोनेंट रहे
तो तीनों कंपोनेंट्स के मास परसेंटेजेस अलग अलग रहेंगे और सभी कंपोनेंट्स के मास परसेंटेजेस की टोटल 100 आएंगे। उसके बाद में अपन ने लिया था वॉल्यूम परसेंटेज। ये भी हर एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन में का हर एक कंपोनेंट का अलग अलग रहेगा। बाद में अपन ने लिया था मास वॉल्यूम परसेंटेज। ये जनरली सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं। इसको W/W लिखते हैं, इसको V/V लिखते हैं और मास वॉल्यूम परसेंटेज को W/V लिखते हैं। और सॉल्यूशन अगर बहुत ही डाइल्यूट है, मतलब सॉल्यूशन में के सॉल्यूट की क्वांटिटी अगर बहुत ही कम है, तो उस वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में के सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए जो क्वांटिटी है वो थी पार्ट्स पर मिलियन। उसकी भी डेफिनेशन, उसका भी फॉर्मूला अपन ने लिया था। उसके बाद में अपन ने लिया था मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर X। और मोल फ्रैक्शन हर एक कंपोनेंट का अलग अलग रहेगा। 2 कंपोनेंट है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन अलग अलग रहेंगे। 3 अगर है तो तीनों के मोल फ्रैक्शन रहेंगे। और सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स है उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन की टोटल कभी भी 1 रहेंगी। बाइनरी सॉल्यूशन में के 2 कंपोनेंट्स, मान लो एक सॉलिड दूसरा सॉल्वेंट, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन की टोटल 1 आएंगे। ट्राइनरी सॉल्यूशन है, 3 कंपोनेंट्स है, तो तीनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन की टोटल भी 1 रहेंगे। उसके बाद में अपन ने टर्म ली थी मोलैलिटी। अब मोलैलिटी हर एक कंपोनेंट की अलग अलग नहीं रहती, मोलैलिटी पूरे सॉल्यूशन की रहती है। उसके बाद में अपन ने लिया मोलैरिटी, कैपिटल M। ये मोलैरिटी भी कंपोनेंट की नहीं रहती, पूरे सॉल्यूशन की रहती है। उसके बाद में अपन ने लिया नॉर्मलिटी, कैपिटल N। ये भी पूरे सॉल्यूशन की रहती है। और अभी अपन ने ये लिया फॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर F, और ये भी पूरे सॉल्यूशन की रहती है। These are the different ways for expressing concentration of the solution। और इसमें की कौन सी क्वांटिटीज को यूनिट है, कौन से क्वांटिटीज को यूनिट नहीं है, कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सी टेम्परेचर इनडिपेंडेंट है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। मास परसेंटेज को यूनिट नहीं है और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी नहीं है। वॉल्यूम परसेंटेज को यूनिट नहीं है लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मास वॉल्यूम परसेंटेज को यूनिट है और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। पार्ट्स पर मिलियन को यूनिट भी है और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसमें मास कंसीडर किया है या वॉल्यूम कंसीडर किया हुआ है, इस पर वो डिपेंड रहेगा। मोल फ्रैक्शन, इसको यूनिट भी नहीं है और टेम्परेचर इनडिपेंडेंट है। मोलैलिटी को यूनिट है लेकिन टेम्परेचर इनडिपेंडेंट है। मोलैलिटी को यूनिट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। नॉर्मेलिटी को यूनिट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। फॉर्मेलिटी को यूनिट भी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। तो इसमें कि कौन सी क्वांटिटीज को यूनिट है, कौन सी क्वांटिटीज को यूनिट नहीं है, कौन सी क्वांटिटीज टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सी क्वांटिटीज टेम्परेचर इनडिपेंडेंट है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। उस पर MCQ आ सकते हैं। और ये जो है अलग अलग प्रकार की कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने की टर्म्स, मेथड्स, इन पर न्यूमेरिकल्स यानी MCQs में प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। इसके आगे का जो पार्ट है वो अपन अगले वीडियो में